गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंगली हम ये देखेंगे कि किस तरीके की प्रैक्टिसेस जो हैं वो अनफेयर हैं और उसके लिए क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो हैं उसका मतलब क्या है। डेफिनेटली ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अनफेयर हैं, जो अनुचित हैं, जो चाहे वो एम्प्लॉयर के पार्ट पर हों या फिर वर्कमैन के पार्ट पर हों। इसमें हम दोनों ही पार्टीज़ को इंक्लूड करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयर ही वर्कर्स को टॉर्चर कर सकता है या फिर उसी के वो पार्ट पे ही गलतियां या इस तरीके की एक्टिविटीज़ मानी जाती हैं कि ऐसा हो सकता है। वर्कर्स के पार्ट पे भी कई बार, जैसे मान लीजिए इलीगल स्ट्राइक की हम बात करें तो अब इलीगल स्ट्राइक अगर की जाती है वर्कर के द्वारा तो ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में ही शामिल किया जाएगा। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो कि 1947 है, हालांकि अमेंडमेंट एक्ट की हम बात कर रहे हैं इसमें, तो उसके अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसी अनफेयर प्रैक्टिस देखी जाती है अगर इंडस्ट्रियल एरिया में या फैक्ट्री के एरिया में, चाहे वो किसी भी पक्षकार के पार्ट पे की गई हो, तो उसके लिए पेनल्टीज़ का भी प्रोविज़न्स है बाकायदा और कुछ इम्प्रिजनमेंट का भी एक प्रोविज़न बनाया गया है। तो सबसे पहले तो ये है कि ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस के ऊपर वैसे तो क्लियरली रिस्ट्रिक्शन है कि ये होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ पेनल्टी। अगर हम इस तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उसके लिए 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और 1000 जो रुपीज़ का पेनल्टी है वो हमारे को भरना पड़ सकता है, राइट। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो एम्प्लॉयर के पार्ट पे देखी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्प्लॉयर किस तरीके से वर्कर्स को परेशान कर सकता है या वर्कर्स के लिए जो है इस तरीके की एक्टिविटीज़ को में इन्वॉल्व पाया जा सकता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में एम्प्लॉयर के पार्ट पर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे किसी भी वर्कर को एक तरीके से प्रेशराइज करना, राइट, कोर्शन के द्वारा उसको थ्रेट देना, और किसी भी ट्रेड यूनियन का अगर वो मेंबर बनना चाहता है तो उसे उस काम के लिए रोकना, उसको नॉर्मल स्ट्राइक या एक जो लीगल आप स्ट्राइक कह सकते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने से मना करना। बहुत सारे काम हैं जो एम्प्लॉयर के पार्ट पर हो सकते हैं और ये सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आते हैं। इसमें आप मेन देख सकते हो, जैसे आप थ्रेट करते हैं, वर्कर को डराते हैं, धमकाते हैं, लॉकआउट की धमकी देते हैं। और कई बार क्या होता है कि ट्रेड यूनियंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, लेकिन उससे एक तरीके से ना होने देने के लिए कई बार एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि उसी पीरियड के दौरान वर्कर्स की सैलरी, वर्कर्स की वेजेस इंक्रीज़ कर देते हैं, इस तरीके से जानबूझकर कि इस तरीके की यूनियन ना बन पाए। तो ये एक अपने आप में एक हर्डल क्रिएट करने वाली बात है। हालांकि ट्रेड यूनियन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ डिस्प्यूट के लिए है। ऑब्वियसली वर्कर्स के भी अपने राइट्स हैं, तो उनके राइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई इस तरीके की यूनियन बनाई जाती है या बनाई भी जानी चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयर को कई बार कुछ अपनी ही एक्टिविटीज़ से उसको डाउट होता है कि डेफिनेटली वो कुछ इसी कामों में इन्वॉल्व होता है जिसमें वर्कर को परेशानी हो सकती है, तो वो इन नियर फ्यूचर उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो ऐसी ट्रेड यूनियन बनने नहीं देना चाहते, ठीक है। इसके अलावा वो डोमिनेट करते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं, चाहे वो वर्कर्स को कोई भी फाइनेंशियल कहीं से सपोर्ट मिल रही हो या कोई भी एक तरीके से इमोशनल सपोर्ट है यूनियन की तरफ से, तो वो उसमें भी हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो अगर एम्प्लॉयर, कई बार क्या होता है कि किसी ऐसे ट्रेड यूनियन को सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली, एक्चुअली वो खुद इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, और ये जो ट्रेड यूनियन बनाई जा रही है ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए बनाई जा रही है, वहाँ वर्कर्स के जो बेनिफिट्स हैं वो नेगेटिवली उनके ऊपर अफेक्ट आ सकता है।
और ऑब्वियसली इस तरीके की ट्रेड यूनियन जो एम्प्लॉयर जिसको सपोर्ट करता है या एम्प्लॉयर जिसको फिनेंस भी कर सकता है डायरेक्टली, वो उसके बनने का रीज़न ही यही होता है कि वो वर्कर्स को दबाना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। और या फिर वो ट्रेड यूनियन या तो वो बनने ही नहीं देते, और अगर वो बनती है तो वो कहीं ना कहीं उसमें अपना इतना होल्ड रखते हैं कि वर्कर्स के लिए वो काम ही नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर जो हैं वो ट्रेड यूनियन को स्पॉन्सर करते हैं। यहाँ पर स्पॉन्सर करने का मतलब वही फिनेंशियल सपोर्ट देना है इनडायरेक्टली, ताकि ट्रेड यूनियन में उनका एक दबदबा बना रहे। और इसके अलावा वर्कर्स को डिस्करेज करना, किसी भी ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने से रोकना या मेंबर ना बनने देना, अगर वो किसी भी यूनियन का मेंबर बनते हैं तो उन्हें पनिश करना, वो लीगल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी देना, जो सीनियरिटी है, अब जो उनका रैंक है वर्कर का अपने फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में, उसको चैलेंज करना, उनको एक तरीके से उन्हें डराना धमकाना कि जैसे उनकी प्रमोशन रोक देना या उनकी रैंकिंग को नीचे ले आना। और उसके अलावा जो है, जो भी प्रमोशन की जाती है वो गलत क्राइटेरिया के बेस पे की जाए, ताकि अपने जो फेवर के वर्कर्स हैं, जो आपकी फेवर करते हैं, जो आपकी हर हमें हाँ मिलाते हैं, उनको ऊपर ले आना, और जो सही मायने में सही बात कर रहे हैं उनको डिस्करेज करना। और जो भी ट्रेड यूनियंस के जो एग्जीक्यूटिव्स, जो ऑफिस बीरियर्स होते हैं, उनको अपने साथ मिला लेना, ये सारी एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयर के पार्ट पर देखी जाती है। वर्कर्स को एक तरीके से उनके प्रति उनके साथ मिसबिहेव करना, उनके लिए अच्छे या उनके हित के बारे में, उनके भले के बारे में ना सोचना, उनके ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम लगा देना, राइट, उनको बात बात पर नौकरी से निकालने की धमकी देना, उनसे ज़्यादा काम करवा कर वेजेस को रोके रखना, उनको अननेसेसरीली बर्डन देते रहना, उनका वर्कलोड बढ़ा देना। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या वर्कर्स को जो है वो टॉर्चर कर सकता है। ये सब अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करते हैं। और इसके अलावा भी आप जनरल सी चीज़ें ही हैं, वर्कर्स को ट्रांसफ़र कर देना एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ताकि वो उनकी वर्किंग कंडीशन चेंज कर देना, मतलब एक बैड इंटेंशन से ये सब किया जा रहा है। और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम कर देना, उनका कोई भी ऐसे बेनिफिट्स हैं वो विड्रॉ कर लेना, फेवर करना, अनबायस्ड रहना, किसी वर्कर को आप ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हो जबकि वो उतना काबिल नहीं है, ये सारा बायसनेस ही माना जाएगा। डिस्क्रिमिनेट करना वर्कर्स के अंदर, और जब वर्कर जो है स्ट्राइक पर है तो उनकी जगह दूसरे वर्कर जो है लगा लेना, राइट। तो इसके अलावा अगर कोई भी डिस्प्यूट का रिज़ल्ट आया है, कोई अवार्ड या सेटलमेंट हुई है, तो वो भी देने से मना कर देना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयर जो है इन्वॉल्व होते हैं, जिसका मकसद उनका यही होता है कि वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और वर्कर्स को दबा के रखना चाहते हैं, उसे डोमिनेट करना चाहते हैं। अब दूसरे अगर हम पहलू की तरफ देखें तो वर्कर्स भी कई बार उस कोशिश में रहते हैं कि किसी तरीके से एम्प्लॉयर को दबाया जाए, उसको डोमिनेट किया जाए, उसको थ्रेट किया जाए, उसको चोट पहुंचाई जाए, धमकी दी जाए, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। तो देयर आर सो मैनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स। तो ये कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे उन वर्कर्स को डराना धमकाना जो स्ट्राइक में नहीं आना चाहते। अब इलीगल स्ट्राइक है तो डेफिनेटली हर पर्सन को पता है कि इस तरीके की स्ट्राइक पे पार्टिसिपेट करने से उनकी ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, और जो वर्कर ऐसी स्ट्राइक में नहीं आना चाहते उनको ज़बरदस्ती खींचते हैं, तो ये भी अपने आप एक अनफेयर है। तो कई बार वर्कर भी ऐसा करते हैं कि दूसरे वर्कर अगर उनका साथ नहीं दे रहे हैं इलीगल चीज़ों में तो उनको डराते धमकाते हैं।
ठीक है। अगर वो कोई भी वर्कर किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं बनना चाहता तो हम उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, पर ऐसा कई बार देखा जाता है कि ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो दूसरे वर्कर को ज़बरदस्ती करते हैं, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, उनके ऊपर कोर्शन का इस्तेमाल करते हैं, मार पीट करते हैं, और इसके अलावा एम्प्लॉयर के प्रति भी उनकी जो उनका जो बिहेव है वो बहुत गलत होता है। एम्प्लॉयर के ऊपर अटैक करना, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, उसे मारने की धमकी देना, उसके घर, उसके ऑफिस के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन करना, इस तरीके की इलीगल स्ट्राइक्स करना, गलत तरीक़ों से एक तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश करना। दीज आर ऑल एक्टिविटीज़ विच मे बी काउंटेड अंडर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, राइट। तो ये था अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो एम्प्लॉयर के पार्ट पे भी होती हैं और साथ में वर्कर्स के पार्ट पे भी होती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम मिसलेनियस प्रोविज़न्स की। तो बहुत सारे और प्रोविज़न्स हैं जो थोड़े है तो एक लंबी लिस्ट है, पर अपने आप में ये थोड़े छोटे छोटे से हैं, तो हम थोड़ा सा फटाफट इसको हम निपटाएंगे। जैसे सबसे पहले है ऑफेंसेस बाय कंपनीज़। तो अगर कोई भी कंपनी है और कंपनी के किसी भी पर्सन ने, मतलब कंपनी के पार्ट पर अगर कोई भी, जैसे वो कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या कोई ग्रुप है, और वहाँ पर अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी हुई है, राइट, तो उसका जो भी डायरेक्टर होगा, जो मैनेजर है, जो ऑफिसर्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, उनको उस ऑफेंस के लिए ज़िम्मेवार माना जाएगा। और अगर उनके पास इतने एविडेंस हैं और ये प्रूव कर सकते हैं कि वो उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, तो उन्हें एविडेंस दिखाने होंगे। कंडीशंस ऑफ सर्विस टू रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। मतलब क्या होता है कि जब भी काम, मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है और वो उसकी प्रोसीडिंग चल रही है अभी कहीं लेबर कोर्ट में, या कहाँ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी किया गया, या कहीं कोई नेशनल ट्रिब्यूनल में, तो उस दौरान हम वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन को बदल नहीं सकते। ये एक रूल है। जब तक डिसीज़न नहीं आ जाता, उस डिसीज़न के अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना है। जब तक डिसीज़न है आपके पास, राइट, रिटर्न में कुछ नहीं आ जाता डिसीज़न, तब तक आप उन वर्कर्स जिसके साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है, ना तो आप उनको नौकरी से हटा सकते, ना आप नौकरी की जो कंडीशंस हैं, जो जिस वर्किंग कंडीशन पे उसको लगाया गया था, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये गलत माना जाएगा और बाकायदा इसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान है, ठीक है। हाँ, अगर आपका वर्कर के साथ पहले से ही कोई एग्रीमेंट है और उसके अकॉर्डिंगली एक फ़िक्स बात है कि हाँ इस टाइम के दौरान ऑल्टर की जाएंगी कंडीशन, वो आप कर सकते हो, क्योंकि वो उस चीज़ का हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए आप पनिश भी करना चाहते हैं वर्कर को, बट वो डिस्प्यूट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो होगा कि आपका कोई वर्कर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप जब तक उसका डिसीज़न नहीं आ जाता, आप उसको उस बात के लिए तो पनिश नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर मान लीजिए उस डिस्प्यूट के अलावा कोई एक्टिविटी है, तो आप वर्कर को पनिश कर सकते हो, आप वर्कर को डिस्चार्ज भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये उस डिस्प्यूट से रिलेटेड ना हो। तीसरी, जो भी प्रोटेक्टेड वर्कमैन होते हैं जो किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का पार्ट है, उनका मेंबर हैं, उसके ऑफिस बीरियर हैं, उन्हें प्रोटेक्टेड वर्कमैन कहा जाता है। तो हम किसी भी प्रोटेक्टेड वर्कमैन के अगेंस्ट कोई भी इस तरीके का एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। और एम्प्लॉयर जो है वो मैंने बता ही दिया कि वर्किंग कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते हम प्रोटेक्टेड वर्कमैन की। और प्रोटेक्टेड वर्कमैन किसी भी जो अंडरटेकिंग है उसमें मिनिमम 5 और मैक्सिमम जो है वो 100 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए प्रोटेक्टेड वर्कमैन के बारे में बात। और अगर कोई एम्प्लॉयर जो है एक एप्लीकेशन देता है अथॉरिटी को कॉन्सिलिएशन के लिए या बीच बिचाव के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए, तो उस अथॉरिटी को तुरंत एक्शन लेना है और उस एप्लीकेशन पर विचार करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा कि जब हमारी कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, तो जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता, तब तक हम कोई भी बदलाव, कोई चेंज वर्किंग कंडीशन में नहीं ला सकते, हम उन्हें पनिश नहीं कर सकते, हम उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकते। Next provision is special provision for adjudication as to whether condition of
वेदर कंडीशन ऑफ सर्विस एट्सेट्रा चेंज ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सर्विस। अगर आपने ऐसा किया, अगर एम्प्लॉयर ने उसकी वर्किंग कंडीशन को चेंज किया या उसको कोई पनिशमेंट किया, तो वर्कर के पास एक राइट है कि वो इस कॉन्ट्रावेंशन के लिए, यानी कि इस नियम को तोड़ने के लिए एम्प्लॉयर के खिलाफ एक्शन ले सकता है और लेबर कोर्ट या नेशनल ट्रिब्यूनल या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जा सकता है। और इस बात को भी बिल्कुल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अगर वर्किंग कंडीशन में बदलाव किया है आपने, खासकर तब जब कोई प्रोसीडिंग अभी चल रही है पुराने किसी विवाद की, तो आपने एक तरीके से ये मान के चलिए एक और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को आपने इनवाइट किया है, तो उस केस में आपको ऊपर कार्रवाई बिल्कुल वैसे ही की जाएगी जैसे आपने कोई एक और नया डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया है। पावर टू ट्रांसफ़र सर्टेन प्रोसीडिंग्स, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी लेबर ट्रिब्यूनल या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के पास जो भी केस चल रहा है, उस केस को वहाँ से किसी और लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास ट्रांसफ़र कर सकती है। वो डिपेंड करता है क्या सर्कमस्टांसिस हैं, और जिसको ट्रांसफ़र किया गया है वो चाहे तो उस केस को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकता है, या फिर वो जहाँ से उस केस को ट्रांसफ़र किया गया है जिस टाइम पे, वहाँ से ही वो आगे की कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट इज़ रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। अगर किसी भी वर्कर को किसी एम्प्लॉयर से कोई भी कॉम्पनसेशन मिलना है, मान लीजिए ले ऑफ हुआ है, रिट्रेंचमेंट हुआ है, क्लोजिंग हुई है, अंडरटेकिंग ही ट्रांसफ़र हुआ है और उसको वो नहीं मिला है तब तक, तो वो एप्लीकेशन डाल सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस जगह के, उस स्टेट के जहाँ का एम्प्लॉयर रहने वाला है या जहाँ पे उसकी इंडस्ट्री या फैक्ट्री है, तो वहाँ के डीसी, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये ऑर्डर दे सकता है कि वो उस एम्प्लॉयर से उस पैसे को इकट्ठा करके वर्कर को दिया जाए। यानी कि जो कॉम्पनसेशन उसे एम्प्लॉयर से डायरेक्टली मिलना चाहिए, अब वो इनडायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पॉइंट के थ्रू मिलेगा, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको बिल्कुल वैसे ही वसूल करेगा, रिकवर करेगा एम्प्लॉयर से जिस तरीके से वो बाकी के टैक्सेस या लैंड रेवेन्यू टाइप वसूल करते हैं। ठीक है, और ये एप्लीकेशन जो वर्कमैन को डालनी है, वर्कर को डालनी है, वो जब उसको कॉम्पनसेशन ड्यू हुआ है उसके 1 साल के अंदर अंदर डाली है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर 1 साल का टाइम बीत गया और वो नहीं डाल पाया, बट अगर उसके पास एक जेन्युइन रीज़न था कि वो एप्लीकेशन क्यों नहीं डाल पाया, तो उस टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है और बढ़े हुए टाइम में भी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। वर्कर को अगर कॉम्पनसेशन की बजाय कोई बेनिफिट मिलना था, और वो बेनिफिट मनी में हम देखेंगे कि उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, और उतना अमाउंट फिर वो लेने का हकदार हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, यानी अपराध जो भी हुए हैं उसकी सुनवाई। तो यहाँ पर वो जो कोर्ट के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी कोर्ट जो है किसी भी इस तरीके के ऑफेंस को जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत आते हैं उसको उसकी सुनवाई अपने अंडर नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी सुनवाई ऑलरेडी स्पेसिफिक अथॉरिटी के अंडर चल रही है। सिमिलरली कोई भी कोर्ट जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे है, वो भी इस तरीके के अपराध की कोई भी सुनवाई नहीं कर सकती। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स, कोई भी पर्सन जो खासकर हम वर्कर की बात कर रहे हैं, अगर वो इलीगल स्ट्राइक में या लीगल स्ट्राइक में भी अगर वो आना नहीं चाहता, तो ज़बरदस्ती नहीं है तो हम उसको लेकर आए। अगर ऐसा देखा जाता है कि हम वर्कर को स्ट्राइक में ना आने के लिए की वजह से हम उसको या तो परेशान कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट हो रही है, उसको उसके किसी राइट से, बेनिफिट से उसको हटाया जा रहा है, एम्प्लॉयर उसको किसी लीगल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने के लिए बेवजह परेशान कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन लोगों के अगेंस्ट हो जाएंगी, और वर्कर जो है उसको एक तरीके से इस चीज़ का जो भी उसको बेनिफिट से हटाया गया है, मान लीजिए उसको टाइम पर वेजेस नहीं दी गई है, उसको धमकाया जा रहा है, उसको चोट पहुँचाई जा रही है, तो एक फ़ाइन या पेनल्टी जो है उस पर्सन पे लगाया जाएगा जो वर्कर को इस तरीके से टॉर्चर कर रहा है, और ये एक तरीके से पनिशमेंट होगा। और जो सिविल कोर्ट है वो एक इस एप्लीकेशन पे जो वर्कर के द्वारा डाली जाएगी वो एक्शन ले सकती है, और यूनियन और सोसाइटी जो भी इस तरीके का मतलब ये काम कर रहे हैं, मान लीजिए यूनियन, ट्रेड यूनियन ही कह रही है उस वर्कर को कि आप स्ट्राइक में आइए और नहीं आएंगे तो हम आपके साथ ये बिहेव करेंगे, या मतलब उसके साथ कोई भी इस तरीके की मिसबिहेव होता है, उसको कोई चोट पहुंचाई जाती है, तो उन्हें वो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा।
ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीज़। तो कोई भी वर्कर अगर अपना केस लेकर आया है, कोई एप्लीकेशन लेकर आया है, तो वो डायरेक्टली खुद भी आ सकता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकता है। जिस ट्रेड यूनियन का वो मेंबर है उस ट्रेड यूनियन वो ट्रेड यूनियन भी आ सकती है, ट्रेड यूनियन के जो ऑफिस बीरर हैं वो भी आ सकते हैं उसकी तरफ से आगे। कोई और वर्कर भी आ सकता है। मान लीजिए वो किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं भी है तो भी उस इंडस्ट्री में जो भी ट्रेड यूनियन काम कर रही है उसको, जो भी चाहे वो कोई और वर्कर हो, वो भी उस वर्कर के पार्ट पर उसकी बात कह रख सकता है। इवन एम्प्लॉयर की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयर भी अगर अपना केस लाना चाह रहा है वर्कर के अगेंस्ट, तो वो भी जिस एसोसिएशन का एम्प्लॉयर मेंबर है उस एसोसिएशन के किसी ऑफिसर के द्वारा भी उसका केस रखा जा सकता है। और या फिर अगर एसोसिएशन नहीं है, फेडरेशन है, तो वो भी रख सकती है। और मान लीजिए अगर एम्प्लॉयर किसी भी एसोसिएशन या फेडरेशन का मेंबर नहीं है, तो उस इंडस्ट्री का जो भी फेडरेशन या एसोसिएशन है उसका कोई भी ऑफिस बियरर वगैरह जो है उसके पार्ट पर उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। अभी थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट भी बात करते हैं कि जब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही होगी किसी कंसिलिएशन बोर्ड के आगे या बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आगे, या कंसिलिएशन बोर्ड या कंसिलिएशन ऑफिसर या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आगे, तो जो वर्कर्स हैं, जो कोई भी पार्टी, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या फिर वर्कर हैं, वो लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा, लीगल प्रैक्टिशनर जैसे मान लीजिए जो एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा अपना केस नहीं रख सकते। लेकिन अगर ये केस हमारा ट्रिब्यूनल में जा रहा है, लेबर ट्रिब्यूनल कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में जा रहा है, तो दोनों में से जो भी पक्षकार अपना केस रखना चाहता है वो लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो भी प्रोविज़न्स हैं इस तरीके के जो लेबर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, अवार्ड या सेटलमेंट से रिलेटेड है, और उसमें कोई डाउट है, तो वो उस डाउट को क्लियर करने के लिए इस केस को लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल में भेज सकता है, और वो जो डिसीजन देंगे वो फाइनल माना जाएगा और दोनों पक्षकारों को उसको मानना होगा। पावर टू एग्जेम्प्ट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी अंडरटेकिंग या एस्टेब्लिशमेंट को कुछ रूल्स से एग्जम्पशन दे सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट। कई बार ये भी होता है कि अगर एक पर्सन ने गुड फेथ में काम किया है लेकिन लॉ के अगेंस्ट चला गया है, तो वहाँ पर उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, उसके खिलाफ कोई इस तरीके का एक्शन नहीं लिया जाएगा, बशर्ते कि उसने अच्छी नीयत से काम किया हो। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस वीडियो इज़ पावर टू मेक रूल्स। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है, किस तरीके के रूल्स बना सकती है। डेफिनेटली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है एम्पावर्ड है रूल्स बनाने के, और वो क्या क्या रूल्स हैं वो चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी गवाह है उनको बुलाया जा सकता है, उनकी स्टेटमेंट ली जा सकती है। सेटलमेंट की क्या फॉर्म होगी, क्या तरीके होंगे, वो आर्बिट्रेटर के क्या राइट्स होंगे ये डिसाइड कर सकता है हम। वैल्यूएशन का मेथड क्या रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशन में जैसे वर्क कमेटी की हमने बात की थी, स्टार्टिंग में वर्क कमेटी बनाई गई थी ताकि कोई भी डिस्प्यूट होने ही ना पाए, तो वर्क्स कमेटी का क्या प्रोविज़न होगा उसके रूल्स बना सकते हैं। जो भी पर्सन्स जैसे चेयरमैन हैं, वैल्यूअर हैं, विटनेसेस हैं, उनके अगर कोई भी अलाउंसेस हैं वो उसके बारे में हम इसमें रूल्स बना सकती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास अधिकार है। सैलरी और अलाउंसेस जो मेंबर्स को दिए जाते हैं, मेंबर्स कौन से जो जो सेटलमेंट कर रहे हैं, जो भी झगड़ा है उसका निपटारा करने में हेल्प कर रहे हैं, उनकी सैलरी और अलाउंसेस भी फिक्सेस हो सकती है। इसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट रूल बना सकती है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट से रिलेटेड जो भी नोटिस दिए जाते हैं उससे रिलेटेड, राइट। और कंडीशन फिक्स की जा सकती हैं कि लीगल प्रैक्टिशनर जो हैं वो किस पार्टी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी अदर कंडीशंस होंगी वो, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़, अगर कोई भी पर्सन ऊपर के रूल को तोड़ता है तो 50 रुपये का उसको जुर्माना है। और जो भी रूल्स बनाए जाएंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट है तो वो लोकसभा में रखेगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो उसको विधानसभा यानी कि असेंबली में रखा जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो भी रूल्स बनकर तैयार, मतलब अमेंडमेंट अगर होगा तो अमेंडेड जो है रूल्स हैं वही यूज़ किए जाएंगे। ये तो थी हमारी पावर टू मेक रूल्स।
नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ डेलीगेशन ऑफ पावर। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी अथॉरिटी के जो भी पावर्स हैं, जो भी अधिकार है, वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है। ठीक है, तो आज हमने बात की कुछ जनरल प्रोविज़न्स की, और उसके अलावा हम कहाँ थे, हमने देखा कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी ख़त्म होता है और हमारा ये टॉपिक एंड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी सारी कंसेप्ट्स। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।